So let's see about the management of placenta previa in a hospital. So in the management of placenta previa, all APH patients are to be admitted in the hospital. So हॉस्पिटल में जब भी क्लाइंट आपके एडमिट हो रहा है तो उसमें आपको क्या क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जितना भी वाइटल्स है वो सारा कुछ आपको एग्जामिन करना है. हेड टू आपको असिस्ट करना है आपके क्लाइंट को, और उसके बाद में एब्डोमिन को भी आपको क्लाइंट के अच्छी तरह से एग्जामिन करना है. और उसके साथ साथ उसके बाद आपको क्लाइंट का क्लिनिकल असेसमेंट करना है, किस चीज़ का, ब्लड लॉस को असिस्ट करने के लिए कि आपके क्लाइंट के अंदर बॉडी में फिर उसको हीमोडायनामिकली आपके क्लाइंट स्टेबल है या नहीं है. उसके असेसमेंट के लिए आपको HB का परसेंटेज, हेमाटोक्रिट, ABO, NRH ग्रुप इनकॉम्पैटिबिलिटी, सारी चीज़ें आपने चेक करनी है. उसके बाद में रिसक्सिटेशन इफ़ नेसेसरी. आपके क्लाइंट अगर एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है तो आपको उसको क्या करना है, रिसक्सिटेट करना है. और उसके बाद में जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है उसको आपको रिस्टोर करने के लिए IV इन्फ्यूज़न प्रोवाइड करना है या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है. और जो भी आप कैनुला यूज़ करेंगे इट शुड बी वाइट बोर कैनुला. उसके बाद में लोकलाइजेशन ऑफ द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ USG, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से आपको ये पता करना है कि जो प्लेसेंटा है उसका लोकेलिटी कहाँ पर है, वो कहाँ पर इम्प्लांटेशन है उसका. उसके बाद में आप देखिए कि ये सारी चीज़ें करने के बाद में दो चीज़ें आएंगी सामने. आपने अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से आपने एग्जामिन कर लिया तो पहली चीज़ आएगी एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, मतलब जो जनरल ट्रीटमेंट रहेगा वो आएगा. और दूसरा है एक्टिव इंटरफेरेंस. तो कब आपको आपके क्लाइंट को एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करना है प्लेसेंटा प्रीविया का या एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट देना है, और कब एक्टिवली आपको इंटरफेयर करना है क्लाइंट के साथ में. तो ये पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के अंदर में जाएगा या एक्टिव इंटरफेरेंस. तो फर्स्ट वी विल सी एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट. नो एक्टिव ब्लीडिंग. यदि आपके क्लाइंट हॉस्पिटल में आया है, आपने सारी चीज़ें की है और उसके बाद में अभी कोई ब्लीडिंग का साइन नहीं है, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स, और जो प्रेगनेंसी है उसका जो पीरियड है वो 37 वीक्स से कम है, पेशेंट जो है हीमोडायनामिकली स्टेबल है, HB नॉर्मल है उसके कोई भी APO इनकॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, RH कोई ऐसे ग्रुप में उसको प्रॉब्लम नहीं है, हेमाटोक्रिट नॉर्मल है, फिर जो आपके क्लाइंट है उसका जो फीटल हार्ट साउंड है आप उसको अश्योर कर सकते हैं तो वो नॉर्मल है साउंड और वो प्रॉपर आ रहा है. तो उसके बाद में आप अगर अश्योर कर रहे हैं कि नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड है और फीटल को कोई हज़ार्ड नहीं है तो फिर आप एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट के अंदर में आप रख सकते हैं. और उसके बाद में आप ये देख रहे हैं CTG कार्डियो टोकोग्राफी है जो फीटस का होता है. अगर वो फीटस रिएक्टिव कर रहा है कार्डियो टोकोग्राफी में तो ये था एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट कि कब आपको एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करना है. अगर ब्लीडिंग नहीं है, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स है, आपका क्लाइंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है, फीटल हार्ट साउंड गुड है, कंप्यूटर टोकोग्राफी का कार्डियो टोकोग्राफी है जो वो रिएक्टिव है फीटस के थ्रू, तो आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करना है. और 37 वीक्स तक क्लाइंट के प्रेगनेंसी के कंप्लीट वीक्स तक आपको वेट करना है. अब एक्टिव इंटरफेरेंस को देखते हैं कि आपको क्लाइंट को एक्टिवली कब इंटरफेयर करना है, कब आपको अपने तरफ से जल्दी से जल्दी बिना वेट किए करने की आवश्यकता है. तो जब भी ब्लीडिंग कंटिन्यूस होगी, नहीं रुकेगी, तभी आपको एक्टिव इंटरफेरेंस करना है. प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक्स हो चुके हैं प्रेगनेंसी के, तब आप एक्टिवली इंटरफेयर कर सकते हैं. आपका क्लाइंट लेबर में है, यदि एक्सेंक्यूनेटेड है क्लाइंट आपका, और उसके बाद में FHS है और नॉन अश्योरिंग है और या एब्सेंट है, सुनाई नहीं दे रहा है या नॉर्मल नहीं है या रुक कर है, तो फिर आप उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, एक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं. फीटल मालफॉर्मेशन यदि है वहाँ पर तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसी समय में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. स्टेरॉइड थेरेपी इफ़ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ लेस देन 34 वीक्स. स्टेरॉइड थेरेपी जब प्रोवाइड करना है आपके क्लाइंट को जबकि आपके क्लाइंट का जो प्रेगनेंसी है वो लेस देन 34 वीक्स है. दैट मीन्स कि अगर 34 वीक्स में ही आप टर्मिनेट करेंगे और स्टेरॉइड थेरेपी नहीं प्रोवाइड करा तो जो स्टेरॉइड्स हैं, जो इसमें मेन जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स होता है वो इसलिए दिया जाता है
ताकि जो इमेच्योर लंग्स होते हैं वो लंग्स को क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं। तो अगर 34 वीक्स से कम है तो स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट करें। उसके बाद में ये हो गया एक्टिव इंटरफेरेंस कि किन कंडीशंस में आपको इन केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एक्टिव आपको इंटरफेरेंस करना है और कब आपको एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस, तो अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस के बेस्ड पर ही आप प्लेसेंटा के कौन सा टाइप है और प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है ये आप बता सकते हैं। तो ये बेस्ट डायग्नोस्टिक इवेलुएशन है टू रूल्ड आउट द डिग्री ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। उसके बाद दो चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। फर्स्ट आप देखिए, प्लेसेंटा एज इज क्लियरली 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स। यदि सर्विक्स के इंटरनल ऑस से जो प्लेसेंटा का एज है वो 2 to 3 सेंटीमीटर दूर है, काफ़ी दूर 2 to 3 सेंटीमीटर यदि दूर है, तो आप क्या करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन इन ओटी। आप अपने क्लाइंट को इंटरनली क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, डबल सेटअप एग्जामिनेशन। डबल सेटअप एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम ऐसे रिस्क के जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके ऊपर यदि हम कोई इंटरनली एग्जामिन हम करते हैं या पीवी यदि किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डबल सेटअप एग्जामिनेशन में नॉर्मल डिलीवरी भी कंडक्ट कराई जा सकती है और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी हम तुरंत के तुरंत आप अपने क्लाइंट को सिजेरियन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो यही होता है कि डबल सेटअप एग्जामिनेशन, वहाँ पे पूरी टीम मौजूद होती है, वहाँ पे पूरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वहीं पर सिजेरियन भी हो सकता है, वहीं पर नॉर्मल भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी डबल सेटअप एग्जामिनेशन में ही क्लाइंट का एग्जामिन करना है। ARM विथ ऑक्सीटोसिन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनियन और कोरियोनिक मेम्ब्रेन है, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस लेबर में स्पॉन्टेनियस ही रप्चर हो जाता है। अगर रप्चर नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियली रप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोचर्स फॉर्सेप्स और स्टेराइल निडल। जनरली स्टेराइल निडल्स ही यहाँ वार्ड्स में यूज़ होते हैं लेबर रूम में, लेकिन जो आर्टिफिशियली रप्चर करना है, मेम्ब्रेन को जो टॉर्न करना है, वो कोचर्स फॉर्सेप्स की हेल्प से किया जाता है। तो जब आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन कर दिया है रप्चर को और उसके बाद ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड किया है, तो ऑक्सीटोसिन इसलिए दिया है ताकि लेबर का प्रोग्रेस हो सके, कॉन्ट्रैक्शंस आ सके। अब यदि दो चीज़ें अराइज हो सकती हैं। पहली चीज़ ये है सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ऑफ लेबर। यदि ऑक्सीटोसिन देने के बाद में लेबर का जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, वजाइनल डिलीवरी कंडक्ट कराएंगे। अगर दूसरी चीज़ अराइज होती है, ब्लीडिंग कंटिन्यूस, ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पर ये चीज़ें करने के बाद भी, और नो लेबर इनिशिएशन, लेबर का प्रोग्रेस का कोई साइन नहीं है, कोई लेबर इनिशिएट नहीं हो रहा है, तभी आप क्या करेंगे, सिजेरियन डिलीवरी कंडक्ट करेंगे। तो ये बात आ गई कब, जबकि जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ऑस से 2 to 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उस समय में क्या करना है, इंटरनल एग्जामिनेशन इन डबल सेटअप एग्जामिनेशन, उसके बाद में ARM विथ ऑक्सीटोसिन। लेबर प्रोग्रेस कर रहा है तो वेजाइनल डिलीवरी, ब्लीडिंग हो रही है या लेबर का कोई प्रोग्रेस नहीं है तो सिजेरियन डिलीवरी। उसके बाद में दूसरी चीज़ें देखते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस के बेस्ड में यदि प्लेसेंटा प्रीविया मोर देन टाइप 1। टाइप 1 में क्या रहता है कि जो प्लेसेंटा रहता है वो इंटरनल ऑस से काफ़ी दूर रहता है, लेकिन यदि इसमें बोल रहा है प्लेसेंटा एज विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ऑस और प्लेसेंटा प्रीविया मोर देन टाइप 1, अगर प्लेसेंटा का जो एज है वो इंटरनल ऑस, सर्विक्स के इंटरनल ऑस के 2 सेंटीमीटर के अंदर है या 2 सेंटीमीटर में है, या टाइप 1 से ज़्यादा डिग्री का यदि प्लेसेंटा प्रीविया है, तो कोई इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करना है। अगर टाइप 2 है या टाइप 3 है या टाइप 4 है तो कोई इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन आप तभी करेंगे जब प्लेसेंटा उसके इंटरनल ऑस से 2 to 3 सेंटीमीटर दूर रहेगा, और सीधे आपके क्लाइंट को आपको क्या करना है, सिजेरियन डिलीवरी ही करना है। इसके लिए आपको कोई इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, सिजेरियन सेक्शन के थ्रू ही डिलीवर्ड आउट होगा बेबी। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट स्कीम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इन अ हॉस्पिटल।